बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत सदर हिंद रामनाथ कोविंद के जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे से। सदर हिंद रामनाथ कोविंद आज सुबह जम्मू पहुंचे और जम्मू में उनका हवाई अड्डे पर इस्तकबाल जम्मू कश्मीर के आला इंतजामिया के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। जम्मू में इस्तकबाल रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर आज जम्मू में उन्होंने IIM जम्मू में एक कन्वेंशन से खिताब भी किया और अपने दौरे के दौरान रामनाथ कोविंद कल माता वैष्णो देवी भी जाएंगे। वहाँ पे जाने के साथ साथ आपको बताएं कि रामनाथ कोविंद सदर हिंद का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि नए सदर के हवाले से भी शुरुआत हो चुकी है और इन्हीं शुरुआत के पस मंज़र में उनका दौरा जम्मू कश्मीर का। जम्मू में उन्होंने IIM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आज तलबा से खिताब भी किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने यहाँ के तालिब इल्मों को बताया कि ज़िंदगी में इम्तहानात आते रहते हैं, लेकिन इन इम्तहानात को जो सर करे और ज़िंदगी में अपना नाम, अपने ख़ानदान, अपने रियासत, मुल्क का नाम रोशन करे, वही तालिब इल्म ज़िंदगी की दौड़ में आगे दौड़ सकता है। रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के दौरे पर कल वैष्णो देवी भी जाएंगे, उसके बाद वापस उनका दिल्ली का दौरा। लेकिन आपको हम दूसरी खबर पे लिए चलते हैं और दूसरी खबर है हमारी पुलिस की खबर। ये जम्मू में आज दूसरी खबर हुई थी और जम्मू में दूसरी खबर आज जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSPs की पासिंग आउट परेड की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ये DYSPs जिन्हें अब आगे की जिम्मेदारी है, अब मुकम्मल तरबियत हासिल करने के बाद इन्हें ज़िंदगी और पुलिसिंग के मामलात में अपना रोल निभाना है और यहाँ पे आज की इस पासिंग आउट परेड पर मेहमान ख़ुसूसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मार्च पास्ट पर सलामी ली। यहाँ पुलिस के रोल की, पुलिस के जवानों की तारीफ करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि आज का ज़माना IT का है, सोशल मीडिया का है, स्मार्टफोन का है और इस स्मार्टफोन, इस सोशल मीडिया, इस IT से गलत इस्तेमालात भी होते रहते हैं और इन्हीं गलत इस्तेमालात को रोकना ही पुलिस की पहली प्रायोरिटी रहने वाला वक्त अब आ चुका है। जम्मू कश्मीर की पुलिस की तारीफ करते हुए मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है उसमें हमें नुमायां कमी देखने को मिल रही है क्राइम के रिकॉर्ड में, लेकिन अफवाहें और उसके साथ साथ सोशल मीडिया, इन सब को के लिए पुलिस को चौकस रहना पड़ेगा। जम्मू में DYSPs यानी DSPs की पासिंग आउट परेड और इस परेड पर मनोज सिन्हा ने क्या बताया हम आपको दिखाते हैं। साथियों, इस बात को याद रखिएगा, गोली चलाने वाला तथा बंदूक पकड़ाने वाला दोनों ही आतंकवादी और दोनों की सजा वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों मानवता के दुश्मन हैं। बेगुनाहों का कत्ल करने वाला उतना ही दोषी है जितना उसे पनाह देने वाला तथा सपोर्टिंग इकोसिस्टम चलाने वाला। और हमारी प्रतिबद्धता अब यही होनी चाहिए कि पूरे इकोसिस्टम पर हमें प्रहार करना होगा। मैं कायराना आतंकवादी हमलों में मारे गए शहीद परिवारों के सभी सदस्यों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके आंसुओं का हिसाब जरूर किया जाएगा। बेगुनाहों के खून से एक एक कतरे का जब तक हिसाब नहीं हो जाता, हमारे सुरक्षा बल चैन से नहीं रहने वाले। आतंक के सरपरस्तों को मुझे लगता है कि यह संदेश निश्चित रूप से समझना होगा कि भारत आज दुनिया के उन देशों में है जिसकी क्षमता का मुकाबला आप नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि की यात्रा को अस्थिर करके उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इस विकास यात्रा की गति को बनाए रखना, हर एक के जीवन की रक्षा आप सबका सर्वोच्च दायित्व है। इसके अलावा अन्य बलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम किया जाए, ये भी बड़ा आवश्यक है। पूरे विश्व की पुलिस फोर्स में इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है कि कोई भी बल साइलोज में काम नहीं कर सकता। पुलिस तंत्र के तमाम अंगों को एक साथ मिलकर काम करना आज आवश्यक प्रतीत होता है, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी समस्या और भी यहाँ के लोग, मैं समझता हूं कि
मिल के काम करना है तभी हम लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, और जम्मू में आज पुलिस की DYSPs की पासिंग आउट परेड। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये उल्टी गिनती यात्रा की तारीख के हवाले से है। अगर महज 3 हफ्ते के बाद जम्मू कश्मीर में यानी 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, और इसी अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी से लेकर दूसरे इंतजामात का जायजा लेने के लिए जम्मू में आज एक आला सतही मीटिंग भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में बुलाई गई थी। अब की बार यात्रा के हवाले से कुछ खदशात भी हैं, और बाज़ ज़राया ये भी बता रहे हैं कि जहां जम्मू कश्मीर में तैनात सिक्योरिटी एहलकार, ख़ासतौर पर CRPF के एहलकार आला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वहीं कुछ ज़राया ये भी हैं कि मिलिटेंटों की तरफ से स्टिकी बम के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिस पर सरकार को बहुत ज़्यादा तशवीश भी है। खबरें ये भी हैं कि इन सभी मामलात से निपटने के लिए अब की बार जदीद तरीन आलात जो इसराइल में तैयार किए गए हैं, फोर्सेस के साथ रखे गए हैं, और अब की बार ड्रोन के ज़रिए भी यात्रा की निगरानी की जाएगी, और बालथल और पहलगाम से लेके दूसरे रास्तों पर लगभग 50 से ज़ायद ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ ये भी बताया जाता है कि ये जो स्टिकी बम है ये बड़े ख़तरे की घंटी है, और इससे एजेंसीज में काफ़ी फिक्रमंदी भी पाई जाई है। ताहम सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से खबरें कि उन्होंने भी अपना SOPs इस हवाले से या यूँ कहें तरीक़ेकार बदल दिया है। कुछ ज़राया ये भी कहते हैं कि एजेंसीज को गिरफ्तार मिलिटेंटों से पूछगछ और दूसरे शवाहिद के दौरान स्टिकी बमों की खबरें भी मौसूल हुई हैं, और कुछ स्टिकी बम बरामद भी किए गए हैं। 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में अब की बार तकरीबन 3 लाख यात्री की शिरकत करने का इम्कान है, और ये सभी मामलात पर नज़र रखने के लिए जम्मू में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई हुई थी। जम्मू में आला सतही मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की यात्रा के हवाले से। यात्रा 30 जून को शुरू होने जा रही है, लेकिन आपको नाज़रीन अब बताएं एक और मामला है, और ये मामला जिसने हिला के रखा है, बैकफुट पे खड़ा कर रखा है, और ये मामला है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज, और उन्हीं गुस्ताखाना अल्फाज के पस मंज़र में मुल्क बैनुल-अक़वामी सतह और जम्मू कश्मीर में भी आज मामला देखने को मिल रहे हैं। आज श्रीनगर में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुज़फ़्फ़र अहमद शाह की सरबराही में एक जुलूस भी निकाला गया, और इस जुलूस मुजाहरे के दौरान जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से मुल्क के सियासतदानों की 10 दिन के लिए खामोशी देखने को मिली है, उस पर अफसोस का इजहार किया गया। आपको नाज़रीन बताते चलें कि खलीजी ममालिक से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको देख के या सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों में ये भी बताया जाता है कि हिंदुस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान भी पहुंचाने की कोशिशें वहाँ पे की जा रही हैं, और वहाँ अवाम में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। हिंदुस्तान के हालात जो हैं अंदर के, उनमें से जो सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ तस्वीरें हैं, वो भी खलीजी ममालिक में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, और इस हवाले से कई लोग वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ताहम मुल्क में सारे मामला पर नज़र रखते हुए पहले ही बीजेपी ने अपनी स्पोक्स पर्सन निरुपमा शर्मा को सैक भी कर लिया है। ताहम अभी भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, और श्रीनगर में भी आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवालात उठाए। आपको बताते चले बदरवा और कश्तवाड़ में कल भी इस तरह के मामला, कल हड़ताल देखने को मिली थी, आज भी कुछ हल्के फुल्के वहाँ से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने क्या बताया, हम आपको बताते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अगर खुली छूट ना देते ऐसे लोगों को, तो यह सूरत नहीं आती आज मुल्क में, और यह सूरत सामने नहीं आती कि आपके प्रवक्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करते हैं। हमारी डिमांड यह है आज, और मैं ये डिमांड पूरे कश्मीर से कर रहा हूं आज, कि जितने भी चैनल्स में ये इनको एक खुली छूट दी जाती है, चाहे वो टाइम्स नाउ है, चाहे वो सुदर्शन चैनल है, चाहे वो रिपब्लिक है, जहां पर ऐसी चीजों को एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाता है उनके लिए, उनको बैन कर देना चाहिए। और जो ये हमारे मुज़फ़्फ़र अहमद शाह
श्रीनगर में बात कर रहे थे जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है। और साफ जाहिर है टेलीविजन चैनल पर 2-4 किराए के मौलवी बिठाए जाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पे ये मौलवी हजरात जो हैं टेलीविजन चैनल से पैसा भी लेते हैं। वहाँ पे जिस तरह से प्रोपगेंडा किया जाता है, जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है प्राइम टाइम डिबेट्स में, उस नफरत रोकने, उस नफरत की सूरत-ए-हाल को ख़त्म करने के लिए ऐसे प्रोग्रामों पर रोक लगाना वक़्त की अहम ज़रूरत समझी जाती है, क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए लोगों के दिमागों में, दिलों में जहर भरा जाता है और ख़ास तौर पे प्राइम टाइम डिबेट्स में तो ऐसा ही होता है। लेकिन आपको कश्मीर की बात बताएं, कश्मीर के पिछले दिनों के माहौल में जो जहर फैला था उसमें किसी हद तक अब कमी आई हुई है। और पिछले दिनों कुलगाम के गोपालपुरा स्कूल में मारी गई असातिज़ा को आज याद करते हुए सरकारी हुकाम ने भी इस हवाले से अहकाम जारी किए थे। और आज इस खातून के नाम जहां इस कुलगाम का स्कूल को किया गया, स्कूल का वक़्फ़ किया गया, वहीं आज जम्मू कश्मीर के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सुबह 2 मिनट की खामोशी उस खातून रजनी बाला के लिए इख्तियार की गई। 8 जून का वाक़ा था और माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये जून के पहले हफ्ते से का वाक़ा था और इस वाक़े के बाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। और अब आज गोपालपुरा कुलगाम गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम रजनी बाला हाई स्कूल कुलगाम गोपालपुरा रखा गया और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने अहकाम जारी किए। इस खातून मुदर्रिसा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया और यहाँ आज तुलबा, असातिज़ा और सब ने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। थैंक यू। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रजनी बाला जी की मौत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के लिए एक सदमा थी और ज़ाती तौर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा। अभी हम उस सदमे से जो है वो उभर नहीं पा रहे हैं और आज देखकर जो पहले ये खूबसूरत जगह लग रही थी आज ये बिल्कुल सुनसान लग रही है। हमें इसका बहुत बड़ा दुख है। आज डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हर स्कूल में रजनी बाला जी की रूह के लिए जो है वो दुआएं की गई कि ऊपर वाला जो है वो उनकी रूह को शांति दे और उनके घर वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। अगर इंसान को ये पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो लेकिन फ्यूचर का किसी को कोई पता नहीं। लेकिन कुलगाम के स्कूल और स्कूल में रजनी बाला का कत्ल और आज उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, दुआ की गई। नाज़रीन बताएं, कुलगाम के साथ पुलवामा और बाकी स्कूलों में भी आज इस तरह की सूरत-ए-हाल रही। बच्चों ने आज, असातिज़ा ने आज, वहाँ पे जितने लोग थे सब ने आज 2 मिनट की खामोशी का इख्तियार की और इस खामोशी के दौरान रजनी बाला की रूह की शांति के लिए दुआ की गई। ये तस्वीर कुलगाम से साथ साथ पुलवामा से भी और वादी कश्मीर के लगभग अक्सर क्या सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज ये देखने को मिल रहा था, याद किया जा रहा था और हालात पे अफसोस किया जा रहा था। ये हालात का एक पहलू। लेकिन हम स्कूल की जब बात करें तो हम पटन के स्कूल के उस्ताद को भी आपको दिखाते हैं। ये हाई सेकेंडरी स्कूल पटन का तालिब इल्म है, नाक पे बंडेज चढ़ा हुआ है और नाक पे इसके बंडेज जो चढ़ा हुआ है इस हवाले से इस तालिब इल्म का इल्ज़ाम है कि स्कूल के टीचर ने इसकी पिटाई की और इसकी पिटाई के बाद इसको ये सारी ज़ख्म आए हैं। इस बच्चे को आज ट्रामा अस्पताल पटन लाया गया था। इसके लवाकीन, इसके वालिदैन, रिश्तेदार साथ में थे। नारेबाजी भी यहाँ ने की और इल्ज़ाम लगाया कि ये सारा मामला जो है उस्ताद ने अपने जो लाइन है, रेड लाइन, उसको क्रॉस किया है। वाकई में उस्ताद ने लाइन को क्रॉस किया या नहीं, ये तो बाद की बात है। हमने इंतज़ामिया से पूछा था, उनका कहना था कि तहकीकात हो रही हैं। अगर वाकई इसमें उस्ताद ने इस तरह किया है, अपनी लाइन क्रॉस की है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे लवाकीन कुछ इस तरह से बता रहे थे। यह कनपगड़ी टीचरन वोनमुत क्या बोतुक थोद 10 मिनट लेट गमत वह टीचरन वोनमुत क्या बोतुक थोद वोनमुत मे कर जंगे दाग बह हेक रोजित ईतिस टाइमस कनपगड़ी कहें यह वन 8 घंटे हसा टीचर अमिस टीचर आमुत कोर्मुत मसस थप बस दिसमुत ये पे खखर बे सुनमुत यह टास तुम वो यम सज हालत ये नस्त टास वोलमुत तुम वो खून बेकिस मतलब यमो तुलमुत तुमन यूनिफॉर्म बिल्कुल खून योत। चलिए, ये पटन के स्कूल का वाक़ा
वालदैन दोस्त अहबाब तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे, उस्ताद ने लाइन अपनी क्रॉस की है। और आपको नाज़रीन ज़रा चलते चलते बताएं, कश्मीर में एक आम मुहावरा है त्रट पड़ी, और ये त्रट पड़ी कहते हैं कि आसमानी बिजली के गिरने को कहा जाता है। और आसमानी बिजली गिरने का वाक़ा आज शाम गए जब कुछ हवाएं चली हैं उस वक्त देखने को मिली, और ये श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन में पड़ी है। बताया जाता है कि त्रट पड़ने से 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें एक गैर रियासती भी है। श्रीनगर का बॉटनिकल गार्डन और यहाँ के आसपास के इलाके से जब भी कोई खातून गुजरती थी तो अक्सर उसका यही होता था कि त्रट पड़े, और आज वाकई में वहाँ पे त्रट पड़ी है। बताया जाता है कि 5 लोग जख्मी हुए हैं। इसी दौरान शाम गए जो हवाएं चली हैं, मौसम में थोड़ी सी जो कुछ वक्त के लिए तब्दीली आई है, उस तब्दीली के दौरान तेज़ हवाएं चली हैं। कई जगहों से खबरें हैं कि वहाँ पे छतें को नुकसान पहुँचा है। मानसबल में बताया जाता है कि वहाँ झील मानसबल में किश्तियाँ उलटने का खतरा आ गया था, और बड़ी मुश्किल ने SDRF की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 50 के करीब लोगों को उन हवाओं से उसमें रेस्क्यू किया, बड़ी मुश्किल से। लेकिन आपको बताएं, एक रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, और यह हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को जो कहीं न कहीं एक तूफ़ान की नज़र होने जा रहा है। और इसी पे नज़र रखने के लिए आज मरकज़ी वज़ीर बराए एग्रीकल्चर ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा का दौरा किया, और यह एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकारी सतह पर दी जा रही मुराद के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार की जिम्मेदारियों का एहसास कराने या रोल देखने के लिए उन्होंने कई लोगों से मुलाकातें भी की, इंतज़ामिया से हाल अहवाल भी पूछा, और मुकामी जो किसान हैं उनसे भी बातचीत की। और इस बातचीत के दौरान, क्रॉस एग्जामिन के दौरान, ये भी उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको दुनिया में एक आला मुकाम हासिल हो सकता है, उसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। क्या बताया उन्होंने, ज़रा दिखाते। 10,000 FPO बना रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी FPO बनने जा रहे हैं। किसान संगठित होगा और खुद की प्रोसेसिंग यूनिट और शॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाकर बेचेगा तो जम्मू कश्मीर के किसानों को उसकी अधिक रेट मिलेगी। तो इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और कृषि का बजट भी बढ़ाया है। जहां 2013 के अंदर कृषि का बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन आज 1,32,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट। एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया गया है, 23,000 से 1,00,000 से ऊपर कर दिया गया है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन ज़रा बढ़ावा देखने वाली बात सरकार की है, ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ देख लीजिएगा। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, हमारे खेत खलियानों की तस्वीर। ये खेत खलियानों की तस्वीर श्रीनगर में है, ये खेत खलियानों की तस्वीर जनूबी कश्मीर में है, ये शुमाली कश्मीर में है। और अब संगीन खुशकसाली का जो रुख है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से देखा जाए तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमे की एक जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो बाग मालकान, ज़मीन मालकान की मदद करे, लेकिन लगता है कि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमा फालिज़दा हो गया है, और उसकी तावील में जितने भी नदी नाले दरिया वगैरह थे उनकी हालत खस्ता हो चुकी है, और ये अब खेतों को सैराब करने के काबिल भी नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ एक आदाद शुमार है कि पिछले 30 सालों के दौरान 1248 के करीब चश्मे भी सूखे हुए हैं, या यूं कहीं उनका वजूद ही मिट गया है। सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 110 के करीब छोटी बड़ी नहरें और नालियों का वजूद भी मिट गया है, और अब ये जो नदी और नाले हैं इनका रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड तक ही महदूद है, बाकी कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 30 सालों के दौरान कुछ लाकानूनियत, कुछ लोगों की खुदगर्जी और सबके बीच में हमारी मीरास को नुकसान भी पहुंचा, और अब उसका हमें नुकसान भी देना पड़ रहा है। और ये नुकसान इस तरह से है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी कश्मीर वादी में आ ही चुकी है। आपको याद होगा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों खुद इस बात का ऐलान किया था कि अब की बार पानी की कमी की वजह से कई इलाकों में धान की फसल किसान ना करें। ये किसानों की बात उन्हें शुमाली कश्मीर में की थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर के, गांदरबल के, जनूबी कश्मीर के इलाकों में भी पानी की किल्लत आ रही है, और पिछले 15 दिनों से ये सूरत काफ़ी तशवीशनाक हो गई है। सैराबी, नाले, सरबंद, ये सब कुछ मिटाए जाने की जो कोशिश हुई, उसके बाद ये श्रीनगर के आसपास के इलाकों का मंजर ज़रा यहाँ आपको दिखाते हैं, और उसके बाद ज़रा आगे इसी मुद्दे को लेकर चलें, क्योंकि हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़रूरी है। और खुदा भला करे या बुरा करे, हमारे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे का जो हमारी नदी नालों की देख रेख नहीं कर सका। ये क्या कहते हैं, श्रीनगर के नज़दीक का इलाका तैलबल, वहाँ के लोग जहाँ पानी की एक अच्छी खासी
तादाद या बहुतात होनी चाहिए थी। अस्तानपुर तेलबद जमीन 400 कनाल बोतान अत कल पे अत कल खेमुस अत यह गई कड़न अत मकान बन नई मकान पाथ त्रिमित यमो अत अम पे यह आब और वालान दिवान योर वालनस कह सड़क पे ग आब यम षटान मजबूर गई वनकस परेशान अस पे थल वत लुकन जमीन में यह थल तक गई वारान अस गो कुन तरीके आब यून तथ कल नजर बे वनकस लिफ्ट इरिगेशन ये पावरस पे मोटर अस ग एमरजेंसी मोटर इस तौर आब आ तम कल कर। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल महकमा इलाके के खेतों को सैराब करने वाली नदी या नाला जिसे हम कहें उसकी मरम्मत नहीं कर सका है। लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम भी लगाया हुआ है, मोटर ख़राब हो गई है। ये हमारा सिस्टम है, मोटर ख़राब नहीं होगी तो उसको रिपेयर करने के लिए टेंडर्स कहाँ से निकलेंगे, और जब टेंडर होंगे तो उसके लिए कुछ ऊपर नीचे की कमाई नहीं होगी तो और क्या होगा। ये हमारे एक अलमिया है हमारा जिसका नाम जल शक्ति डिपार्टमेंट भी रखा गया, जिसको नाम बदला गया लेकिन उसके काम और करतूत दोनों नहीं बदल सके हैं। हम सरकार को बताते और ज़रा शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा और आसपास के इलाकों का ये हाल देखें जहाँ पनीरी की फसल लगाई गई है और उसके बाद खेत का ये हाल है। और ये हाल जो है शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा का ही नहीं है, शुमाली कश्मीर के लोलाब का भी है, शुमाली कश्मीर के सोपोर का भी है, जहाँ कभी ज़ेनागीर कल हुआ करती थी, जहाँ दरियाई जहलम हुआ करता था, जहाँ हमारा वुलर झील का पानी हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी सूरत-ए-हाल खेत की ये है। भला हो हमारे महकमों का, हमारी सरकारों का, जो इन महकमों से शायद पूछ नहीं पाती है। और अब की बार जहां सोपोर से लेकर शोपियां तक खेतों का ये हाल है, वहीं आने वाले दिनों में बताया जाता है कि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फ्रूट को पानी नहीं मिला तो फिर वो हमारा सेब जो है वो कसौटी पे कहाँ उतरेगा, मुकाबले पे खरा उतर नहीं सकता है। और यूं कहा जा सकता है कि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री भी तबाह हो सकती है। हंदवाड़ा के कुछ लोगों से बात की, कुछ की सुनाते हैं आपको और बताते हैं कि रोना रोया जा रहा है हमारे सरकार के इदारों पर। एग्रीकल्चर महकमे ने टाइमली कोई भी कदम नहीं उठाया, तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं पहले इनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाए, क्योंकि इन्होंने टाइमली फार्मर्स को नहीं बताया। और दूसरी बात, जो इलीगल माइनिंग हुई, इलीगल माइनिंग की वजह से पानी बहुत नीचे चला गया है, उनको भी रोकने के लिए ये महकमा कभी आगे नहीं आया। तो अब फार्मर्स बहुत परेशान है, फार्मर्स ने पैडी लगाना छोड़ दिया है क्योंकि पानी नहीं है, जो लगाई थी वो भी तबाह हो गई है। अब सिर्फ 5-8 दिन का है, 21 जून तक हम लगाते हैं, 21 जून तक टाइम बिल्कुल कम है। अगर तब अब्दुल हमीद जमींदार बात कर रहे थे जमींदारी की, और जमींदारी क्या है ये आपके सामने है। और भला हो, जैसे लगातार हम बता रहे हैं, हमने कई बार बताया है कि भला हो हमारे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे का, जो हमारी कश्मीर की इस विरासत को डुबोने की कोशिश कर रहा है। आज डूब रही है और इसी तरह अगर चलता रहा तो अगले 2-3 सालों के बाद न हमारे यहाँ खेत होंगे, न खलियान होंगे, न हरियाली होगी, और फिर बंजर ही बंजर में, ज़मीन बंजर तो दिमाग भी बंजर होंगे। भला हो हमारे इस महकमे का। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले हमारे एजुकेशन महकमे का भी भला हो। ज़रा तालीम की अगर हम बात करें तो वो फरवरी का महीना था जब सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे 12वीं जमात के इम्तिहानात का रिजल्ट आउट किया था। आज जून का महीना है, बराबर 6 महीने का वक्त हो चुका है। कोरोना के बाद स्कूल खुले थे, उम्मीद थी कि अब की बार स्कूल खुलेंगे, लेकिन हमारा ये महकमा भी, हमारा हायर एजुकेशन महकमा भी इतना काम करता है कि 6 महीनों में अभी तक एडमिशन प्रोसेस भी शुरू नहीं कर सका है। भला हो इस महकमे का भी, खुदा लंबी उम्र दे, खुदा बहुत तरक्की दे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी घरों में ही बैठे, स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन आपको बताते चले कुछ और मामला थे। डीसी बांडीपोरा डॉक्टर उवैस ने आज सुंबल के इलाके में आज एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, और इस अवामी दरबार के दौरान मसाइल इलाके के, और इन मसाइल में अवामी नुमाइंदों से लेके लोगों ने भी शिरकत की, और अवामी नुमाइंदों से लेके लोगों ने अपने अपने मसाइल जो है वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस के सामने रखे। और इसके दौरान डॉक्टर उवैस ने उन्हें मौके से लेके हालात का जायजा बताते हुए बताया कि मामला जितने भी हों उन्हें मिलके ही हल किया जा सकता है। आज के इस अवामी दरबार के दौरान अवामी मसाइल में पानी, बिजली, सड़क और उसके साथ साथ आबपाशी के मामला सारे फरिश्ते, और डॉक्टर उवैस ने कहा कि जितना हो सकेगा उनके मुश्किलात का अजाला कराए जाने की कोशिश की जा सकेगी।
آج کا جو ہمارا بلاک دیوس ہے یہ حاجن میں ہم نے اس کو اسٹیشن کیا تھا. تو یہ رورل اور اربن دونوں ایریاز کو کیٹر کرنے کے لیے یہاں پہ دونوں طرف سے پارٹیسپیشن تھی, اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ سارے تھے. اور جو ہمارے اسپیکرز رہے وہ پی آر آئیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, میونسپل کمیٹیز کونسلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور تحصیل کوآرڈینیشن کمیٹی تھے, اوقاف کمیٹی تھے. چلیے ناظرین, آپ کو چلتے چلتے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا یہ بیان سناتے ہیں, جنہوں نے آج ہی بیان دیا ہے, اور یہ بیان ہے سب انسپیکٹروں کی بھرتی کے معاملے کو لے کے. سب انسپیکٹروں کا پچھلے دنوں بھرتی کا جو معاملہ آیا تھا, اس کے بعد جو کچھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ کہاں رہتے ہیں ہم, کس ریاست میں ہیں, کس ایریا میں ہیں, کس ملک میں ہیں جہاں حال یہ ہو. لوگ یہی کچھ بتاتے ہوئے رونگٹے کھڑا کر دیتے ہیں. تاہم لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج اس حوالے سے بتایا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کی مقررہ مدت کے اندر رپورٹ پیش کریں. ذرا ان کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد. پچھلے 2-3 دنوں سے اخباروں میں خبر چھپ رہی, سندیہ کے گھیرے میں سب انسپیکٹرز کا سلیکشن آیا. آج ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ریجنل چیف سیکرٹری ہوم کی ادھیکشتا میں ایک جانچ سمیتی اس کی جانچ کرے گی اور نشچت سمیاودھی میں رپورٹ دے گی. اس میں کوئی بھی گڑبڑی ہوگی تو نشچت روپ سے اسے نرست کیا جائے گا اور ٹرانسپیرنٹ ڈھنگ سے بھرتی کی جائے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اور ان کا بیان, جو سب انسپیکٹروں کی جو پریلیمنری امپلائمنٹ کا معاملہ تھا, اس کے بعد یہ ان کا بیان ہے. تحقیقات ہوں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ خاص طور پہ اس تحقیقات کے دوران جو کچھ نتائج سامنے آئیں گے انہیں پبلک کے سامنے رکھا جائے گا. تو ناظرین, یہ تھا جے کا اسپیشل سری نگر کے اسٹوڈیو سے. دلی واپس لیے چلتے ہیں. سری نگر سے میرے ساتھ رہے عمران طارق, عابد قادر اور سائل مجید. لیجیے اجازت, رکھیے اپنا خیال. اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.